वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे जैव मंडल और बायोम से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पर्यावरण की श्रृंखला में यह हमारा दूसरा वीडियो है। तो यह वीडियो जो है वो हमारा आधारित है जैव मंडल और बायोम से संबंधित जो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे। और यह वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, खास तौर से जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स और आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने इस प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो देखिए, जो बायोम होता है उसको हिंदी में जियोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जियोम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है। तो ये जो जीवोम है ये है बायोम। क्या है? इंग्लिश का ये है बायोम। तो आपको मानव जनित से मतलब है कि कृत्रिम। आपको आर्टिफिशियल बायोम के बारे में बताना है या एंथ्रोपोजेनिक बायोम के बारे में बताना है। तो इस पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न ये है कि वह कौन सा बायोम है दिए गए ऑप्शन में जो कि मानव के द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो अब जब प्रश्न क्लियर हो गया तो ऑप्शन देख के आप जो है आराम से पकड़ लेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन, फसली भूमि। तो साफ तौर पे यहाँ पे दिख रहा है कि जो फसली भूमि होती है, ठीक, जो क्रॉप लैंड होती है, वह क्रॉप फसल कौन करता है? मानव के द्वारा किया जाता है। तो मानव की गतिविधियों के अंदर क्रॉपिंग आती है, ठीक है, एग्रीकल्चर आता है। तो जो फसली भूमि है मतलब जो कि क्रॉप लैंड है वह क्या है? वह है मानव जनित जीव। इसके अलावा जल तंत्र, घास के मैदान के अगर एग्जाम्पल हैं तो प्रेरीज, वेल्ड और पंपास, ये सब जो हैं वह नेचुरल हैं, ना कि मानव जनित। तो ये भी नहीं हो सकता। वर्षा वन की बात किया जाए जो कि जो रेन फॉरेस्ट है वह नेचुरल है, प्राकृतिक तौर पे जो है वह उत्पन्न हुए हैं। ठीक, जैसे अमेजन के रेन फॉरेस्ट हो गए, या अगर भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार में जो है आप रेन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, या नॉर्थ ईस्ट चले जाइए तो वहां पे आपको जो है रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है अगर वर्षा वन का दिया जाए रेन फॉरेस्ट का तो वो है अमेजन के जंगल। तो ये सारे जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन, ये सारे के सारे जो है वो प्राकृतिक रूप से बायोम है, प्राकृतिक रूप से जो है वो उत्पन्न होते हैं। जबकि जो फसली भूमि है वह मानव जनित है। ठीक, मतलब कि मनुष्य के द्वारा जो है इसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह होगा फसली भूमि। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न है यह यूपीपीसीएस जीएस 2018 का प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर प्राणियों और वनस्पतियों का बृहत्तम बृहत्तम अभिज्ञेय समुच्चय बृहत्तम अभिज्ञेय समुच्चय बायोम मुख्यतः किससे नियंत्रित है? ठीक है, तो एक्चुअली में एक चीज आप लोग फील करेंगे, फील वो करेंगे कि जो इन्वायरमेंट या पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसमें जो शब्दावली होती है वो काफी टफ होती है। और अगर इसकी हिंदी की बात किया जाए, ठीक है, तो हिंदी में जो पर्यावरण की जो शब्दावली है वो जो है आपको कठिन मिलेगी। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न को समझना जो है वो काफी कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर प्राणियों और वनस्पतियों का बृहत्तम अभिज्ञेय समुच्चय बायोम मुख्यतः किससे नियंत्रित होता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में इस प्रश्न को ये समझिए कि कहीं का जो बायोम होता है, ठीक है, कहीं का जो बायोम है, बायोम का मतलब कि वह एक विशेष क्षेत्र जहां पे जैविक मतलब कि जो सजीव हैं, ठीक है, सजीव के अंतर्गत प्लांट और एनिमल, फ्लोरा और फौना जो है उनका उनका जो पूरा पूरा जो पॉपुलेशन होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, वह वहां का जो है वो बायोम कहलाएगा। तो आपको बताना है कि जो कहीं का भी बायोम है, ठीक, कहीं का भी जो बायोम है वह किससे नियंत्रित होता है। तो कहीं के भी बायोम को नियंत्रित करने वाला जो सबसे बड़ा जो मुख्य कारक है वह वहां की जलवायु है। क्या है? जलवायु। ठीक है, तो जैसे अगर डिफरेंट बायोम का अगर मैं एग्जांपल लूं तो जैसे टैगा, टुंड्रा, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आप चले जाइए, ट्रॉपिकल बेल्ट में चले जाइए, तो वहां की जो बायोम है वह किसी न किसी एक पर्टिकुलर क्लाइमेट की वजह से जो है उनकी पहचान है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जो टुंड्रा है, ठीक है,
तो टुंड्रा बायोम आपको पृथ्वी पर अगर टुंड्रा बायोम की अगर बात किया जाए तो कहां पे मिलेगा? पोल पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा? पोल पे। तो वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल है, यहाँ पे जो बायोम मिलेगा आपको टुंड्रा बायोम मिलेगा, ठीक है। और इससे इससे हट के आएंगे आप, ठीक है, तो आपको जो है वो टैगा बायोम मिलता है। मतलब कि टुंड्रा के बाद जो जो बेल्ट मिलती है वह टैगा की मिलती है। तो इन बेल्टों पे अगर आप लोग कंसंट्रेट करेंगे तो यहाँ की जो जलवायु होगी, यहाँ की जो क्लाइमेट होगा, उसकी एक विशेष पहचान होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहीं की भी जो बायोम होता है, कहीं का भी जो बायोम होता है, वह वहाँ की जलवायु पे निर्भर करता है। और इसी जलवायु के आधार पर जो है उस बायोम में जो रहने वाले फ्लोरा एंड फौना है, उनकी उनकी जो है रूपरेखा हमको देखने को मिलती है, ठीक है, या उनके अंदर जो एडॉप्टेशन है वो हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर मान लें कि इक्वेटोरियल बेल्ट का अगर कोई बायोम है तो वहां पे क्या होगा? वहां पे चूंकि इक्वेटोरियल बेल्ट के क्लाइमेट की खासियत है कि हाई टेम्परेचर होगा, हाई ह्यूमिडिटी होगी, हाई रेनफॉल होगा, तो वहां पे जो भी जीव जंतु होंगे उनका जो परिवेश है, ठीक, उनका जो परिवेश है वो कुछ अलग दिखेगा। इस वजह से उनके जो है शरीर का आकार प्रकार जो है वो अलग दिखता है। वहीं पे जो ठंडे प्रदेश वाले जो बायोम है, ठीक है, आप जो है टैगा टुंड्रा की बात कीजिए, जो कि हाई लेटीट्यूड पे आपको मिलते हैं, वहां की जो वनस्पतियां होंगी, वहां पे जो जीव जंतु होंगे, उनका उनके जो रूपरेखा, शरीर की आकार जो होगी वह डिफरेंट होगा। तो एक चीज क्लियर हो गई कि कहीं की भी जो बायोम होता है उसको प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारक होता है वह जलवायु होती है, ठीक है। और कहीं की भी जो क्लाइमेट होता है वह मुख्यतः किससे मिलकर बना होगा? वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का प्रेसिपिटेशन, मतलब कि बारिश हो सकती है, ठीक है, वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है, ठीक है, तो वह कितने लेवल का है वो चीज, साथ में वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, वहाँ पे सोलर इंसुलेशन कितना है, तो ये सब फैक्टर जो है वहाँ की जलवायु को निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार एक चीज एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जो बायोम को जो प्रभावित करने वाला जो कारक है, प्रमुख कारक है, वो है जलवायु। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अधोलिखित मतलब कि निम्नलिखित में से कौन जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो जीव से जैव मंडल तक का जो जैविक संगठन का सही क्रम है वह आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? अगर जैविक संगठन की अगर बात किया जाए और जैविक संगठन की एक हायरकी बनाई जाए, ठीक है, जैविक संगठन की जो हायरकी बनाई जाए तो सबसे निचले स्तर पे क्या होगा, फिर उससे ऊपर वाले स्तर पे क्या होगा, फिर उससे ऊपर वाले स्तर पे क्या होगा, इस हायरकी को जो है आपको इस प्रश्न में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, सबसे पहले जो है वो जनसंख्या आएगा, ठीक है। जनसंख्याओं का जो समूह होगा, किसी भी, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर जनसंख्या होती क्या है, तो किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों की भी बात किया जाए, ठीक है, तो उनका एक पर्टिकुलर एरिया में उनकी संख्या कितनी है या उनकी जनसंख्या कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोअर लेवल पे जो यूनिट आएगी वह आएगी जनसंख्या, ठीक। और दो या तीन या इससे ज्यादा जनसंख्याओं का जो समूह कहलाता है वह कहलाएगा समुदाय। मतलब कि जनसंख्या, ठीक है, दो या तीन या चार स्पीसीज या प्रजातियों की संख्या, मतलब कि जनसंख्या से मिलकर क्या बनेगा? समुदाय बनेगा। विभिन्न प्रकार के जो समुदाय होते हैं वह मिलकर पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पारिस्थितिकी का, इको सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के जो इकोसिस्टम है वो मिलकर, ठीक है, दो चार पांच इकोसिस्टम मिलकर वो किसका निर्माण करते हैं? तंत्र, ये भू दृश्य का, ठीक है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, दो चार पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र का जो समूह कहलाता है वो भू दृश्य कहलाता है, ठीक है। अब इसको जो है इंग्लिश में देख लेते हैं। जनसंख्या को पॉपुलेशन बोला जाता है, समुदाय को कम्युनिटी बोला जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र को इकोसिस्टम बोला जाता है, और भूदृश्य जो है वो लैंड स्केप कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंड स्केप, ठीक है। तो लैंड स्केप भूदृश्य कहलाता है। तो यहां पे चीज क्या क्लियर होगी कि जनसंख्या का समूह समुदाय, समुदायों से मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनता है,
और पारस्कित तंत्र से मिलकर क्या बनेगा, लैंडस्केप। तो यह जो है वह क्रम जो है याद रखिएगा, निचले स्तर पर जनसंख्या, उसके बाद समुदाय, समुदाय के बाद जो है पारस्कित तंत्र, पारस्कित तंत्र के बाद भूदृश्य। तो यह हमारी जो है वो ऑर्डर होगा। और ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस जीएस पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर 2017 का। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया। ठीक है, एक जो है स्टेटमेंट है और दूसरा जो है रीजन है। तो अभिकथन क्या है, जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीवमंडल की बात की जा रही है, ठीक है, बायोस्फीयर की जो बात की जा रही है उसको बताया जा रहा है कि एक यह ओपन सिस्टम है। तो जी हाँ, इस तरह के जो जीवमंडल की जो यहाँ पे बात की जा रही है वह एक ओपन सिस्टम है, ये बात सही है। जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, यह जो है वो गलत है। ठीक है, यह गलत है। अगर एक बार प्रवेश के बाद दोबारा अगर नहीं प्रवेश हो सकता या पुनः निवेश नहीं हो सकता, ठीक, तो इसका मतलब हुआ तो खुला खुला जो है वो तंत्र नहीं होता, ओपन सिस्टम नहीं होता, ये तो क्लोज सिस्टम की बात हो गई। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो गया। परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, ऊर्जा हो चाहे कोई पदार्थ हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा हो चाहे पदार्थ हो, ठीक, उसका निवेश और बहिर्गमन जो है वो होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो जीवमंडल होता है, जो बायोस्फीयर होता है, वह एक ओपन सिस्टम होता है। क्या है? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का क्या मतलब कि इसमें पदार्थों का आवाजाही बनी रहती है, ऊर्जा की भी आवाजाही बनी रहती है। ठीक है, तो पदार्थ इसमें इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है, और बाहर निकल भी सकते हैं। ठीक है, तो इनकी एंट्री और एग्जिट जो है वो बनी रहती है। इसी वजह से यह क्या है, यह एक जो है वो खुला तंत्र है। ठीक है, यह क्या है, एक ओपन सिस्टम है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, जो ए है, वो है सही, और जो आर जो रीजन दिया जा रहा है वो है गलत। ठीक है, तो आर जो है गलत और ए जो है वो सही। तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए सही है तथा आर जो है वो गलत है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने जो है पीसीएस या आरओ का पेपर देखा होगा तो उसकी खासियत देखे होंगे कि कथन और कारण वाले प्रश्न जो है वो काफी आ रहे हैं। ठीक है, अभी जो है ईपी पीसीएस आरओ का जो पेपर फरवरी में हुआ था उसमें भी कथन और कारण आधारित जो है प्रश्नों की भरमार थी। तो प्लीज जो कथन और कारण संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनको जो है ध्यान से पढ़िए। देखने में वो बड़े लगते हैं लेकिन उसका जो सोल्यूशन होता है, जो उसका जो हल निकलता है वो काफी जो है वो आसान होता है। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन को जो है स्किप मत करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसी भी इकोसिस्टम में एक स्टेबल स्टेज क्या होगी। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, तो यह कहलाता है चरम अवस्था। क्या? चरम अवस्था या क्लाइमेक्स। ठीक है, तो एक्चुअली में कहीं पे भी जो कहीं का भी जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें कुछ स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो छोटे प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट भी ना कहा जाए, छोटे जो फ्लोरा होते हैं उनकी जो है उपस्थिति वहां पे दर्ज होती है। ठीक है, और छोटे फ्लोरा का मतलब कि लाइकेन हो गए, फंगस हो गए, एल्गी हो गए। ठीक है, उसके बाद जो हर्ब्स की एंट्री होती है, उसके बाद श्रब्स की एंट्री होती है, और क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स स्टेज में जो है बड़े बड़े पौधे या प्लांट की जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो छोटे पौधे आते हैं उनको जो है पायनियर कम्युनिटी कहा जाता है, और इन छोटे प्लांट्स में क्या आएंगे, लाइकेंस आएंगे, फंगस आएंगे और एल्गी आएंगे। ठीक है, और इसके बाद जब हर्ब्स की बात आती है, ठीक है, मतलब घास वगैरह हो गई, इस तरह के जो है वो पौधे आपको देखने को मिलेंगे। जब इनका रिप्लेसमेंट होता है तो झाड़ियां आती हैं, जब झाड़ियों का रिप्लेसमेंट होता है तो आपको जो है बड़े और लंबे जो है वो पौधे दिखाई पड़ेंगे, पेड़ दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो कहीं की भी जो कम्युनिटी है वह पायनियर कम्युनिटी, सेरेल कम्युनिटी और क्लाइमेक्स, इस तरीके से जो है स्टेज से वो गुजरती है। ठीक, तो इनमें जो सबसे जो स्टेबल स्टेज होती है वो क्लाइमेक्स होगी। क्या? चरम अवस्था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कथन एक बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है,
तो एक कहीं का भी जो बायोम है वो एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ये तो बात सही है, ये सही है। और एक बायोम है, ठीक है, यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं तो वो वहां का क्या होगा, वो जो है वो बायोम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, ठीक, आपको सबसे स्टेबल इकोसिस्टम बताना है, ठीक है। तो सबसे सबसे स्टेबल इकोसिस्टम इसमें आपको जो देखने को मिलेगा वो है सागरी या महासागर, ठीक है। जो मैरीन या ओशियन इकोसिस्टम है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक। तो यहां पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, ठीक है। तो देखिए कहीं भी कहीं का भी इकोसिस्टम हो वहां पे जब बायोमास जैव द्रव्यमान को इंग्लिश में जो है बायोमास बोलते हैं, ठीक है। बायोमास की जब बात की जाएगी तो एक चीज याद रखिएगा कि उस इकोसिस्टम में जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो कैसी है, ठीक। मतलब कि क्या वहां के जो पेड़ पौधे जो पाए जा रहे हैं जो पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रॉपर वे में कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब बात आ रही कि फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं कि नहीं, तो इसके लिए जो प्राइम रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, वाटर। तो इसकी उपलब्धता है कि नहीं, अगर जहां पे वाटर, सूर्य का प्रकाश इसकी उपलब्धता होगी वहां पे जो है बायोमास एक्यूमुलेशन जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो गहरे सागर, प्रेरी, पतझड़ी वन और टैगा, अगर इनकी बात किया जाए तो यहाँ पे जो गहरे सागर हैं, ठीक है, जो डीप ओशियन है वहां पे बहुत गहराई पे जो है सूर्य का प्रकाश जो है पहुंच ही नहीं पाता है, सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता है। तो जब सूर्य का प्रकाश जो है गहरे सागर में पहुंच ही नहीं पाएगा तो वहां का जो फ्लोरा होगा, मतलब कि जो पौधे होंगे वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे। जब फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे तो क्या वह जो है वो बायोमास, ठीक है, जैव द्रव्यमान अपना बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जो है अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन के निर्माण मतलब कि भोजन के निर्माण के द्वारा ही जो है अपने अपने शरीर का वो विकास करेंगे। तो जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो शरीर का निर्माण मतलब कि जो बायोमास है वो कैसे इंक्रीज करेगा। तो जो गहरे सागर है वहां पे यह प्रक्रिया न होने की वजह से वहां पे जो जैव द्रव्यमान होगा वो भी क्या होगा, वो न्यूनतम होगा। तो किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन जो है न्यूनतम होगा, तो वह है गहरे सागर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, ठीक है। तो लिस्ट जो है जिन क्षेत्रों में वनस्पतियां पाई जाती हैं उन वनस्पतियों का जो है वार्षिक वार्षिक जैव द्रव्यमान क्या होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो उष्ण कटिबंधी पतझड़ वन है, ठीक है, क्या उष्ण कटिबंधी जो पतझड़ वन है उनका 1200 ग्राम जो है वो पर स्क्वायर मीटर पर ईयर उनका जो है वो क्या है, जैव मास है, ठीक है, या जैव द्रव्यमान है। वहीं पे टैगा टैगा क्षेत्र की जो वनस्पतियां हैं, ठीक है, टैगा क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो वहां पे जो जैव द्रव्यमान है वह 800 ग्राम, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर पर ईयर है। प्रेरी जो कि घास का मैदान है, क्या प्रेरी जो है वो घास का मैदान है जो कि नॉर्थ अमेरिका में मिलती है प्रेरी, तो वहां पे 600 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर है। अगर गहरे सागर की बात की जाए तो गहरे सागर में चूंकि प्रकाश जो है पहुंच ही नहीं पाता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वो बहुत कम हो पाती है या नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो लिखा गया है वो नगण्य लिखा गया है, ठीक है। तो जैव द्रव्यमान उत्पादन क्या होगा, वो नगण्य होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, ना के बराबर। तो ये लिस्ट भी जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे और इस तरीके से अगर आ जाए कि जैव द्रव्यमान प्रोडक्शन के हिसाब से जो है इनको क्रमबद्ध तरीके से जो है अरेंज कीजिए तो आप जो है अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, टैगा, प्रेरी में बात करें तो सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का जो है वो जैव द्रव्यमान होगा, उसके बाद टैगा, उसके बाद यहाँ पे प्रेरी, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर जो है एक प्रश्न आ गया, ठीक, मल्टी स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसका सोल्यूशन जो है आप अगर पढ़ेंगे तो सोल्यूशन आपको खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए विश्व का सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं, ठीक है। तो देखिए जितने भी कोरल कोरल की साइट्स मिलेगी, कोरल एरिया मिलेगा
वो आपको जो है उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल बेल्ट में ही मिलेगा। ठीक है, ट्रॉपिकल बेल्ट की बात करें तो जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये है इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के अगर इधर हम लोग जो है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री जो है वो नॉर्थ की बात कर लें, और इधर जो है 23.5 डिग्री साउथ की बात है, ये वाला जो बेल्ट है वो ट्रॉपिकल बेल्ट कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सोलर इंसुलेशन होता है वर्ष भर जो है वो समान रहता है, और जो है यहाँ का तापमान एक समान बना रहता है। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहते हैं, इसी क्षेत्र में जो आपको प्रवाल भित्तियां जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो कोरल रीफ आपको कहाँ मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय सागर में। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी सागर होंगे, ठीक है, या ओशन क्षेत्र होंगे, वहां पे आपको जो है कोरल रीफ देखने को मिलेगी। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो है सही। दूसरा क्या है? विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ग्रेट बैरियर रीफ की, ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ग्रेट बैरियर जो है रीफ पाई जाती है, जो कि प्रवाल भित्ति का जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस इन सब की जो है कोरल रीफ्स को मिला लें तो ये पूरा पूरा जो है वह लगभग पूरे विश्व के एक तिहाई से अधिक प्रवाल भित्तियों के क्षेत्र को वो जो है वो दर्शाती है। ठीक, और अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस की बात करेंगे तो इनकी जो पोजीशन मिलेगी आपको जो है ट्रॉपिकल बेल्ट के अंतर्गत ही मिलेगी। ठीक है, इसी बेल्ट के अंतर्गत मिलेगी। ठीक, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी जो है वो सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो जो प्रवाल भित्तियां होती हैं वह जंतु मतलब कि एनिमल्स के लिए जो काफी लाभदायक होती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है काफी सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी। ये जो है यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 2018 के यूपीएससी के पेपर में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे जो खंभात की जो खाड़ी है, कैम्बे की खाड़ी है, वहां पे प्रवाल भित्ति जो भारत में नहीं पाई जाती है, जबकि मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में जो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। खंभात की खाड़ी है कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन का मतलब है कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, एक्चुअली में जब कोरल जो है स्वस्थ होते हैं तो काफी रंग बिरंगे दिखाई पड़ते हैं, और जब 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 जो है स्वस्थ नहीं होते हैं, ठीक है, या पॉल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग की वजह का फैक्टर पड़ता है, तो कोरल जो है अपना रंग जो है वो खोने लगते हैं और सफेद होने लगते हैं। क्या? सफेद होने लगते हैं, उसमें व्हाइटनिंग का लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है, और व्हाइटनिंग का लेवल बढ़ना जो है यह साफ इंडिकेट करता है कि जो वहां के प्रवाल हैं, वहां के जो कोरल हैं, वह खतरे में। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो प्रवाल विरंजन होता है, ठीक, जो कोरल ब्लीचिंग होती है, उसका प्रमुख कारण क्या है? ठीक, तो दिए गए ऑप्शन में सबसे जो इंपॉर्टेंट या ये कहा जाए कि सबसे जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक है वो है वैश्विक ऊष्मन। वैश्विक ऊष्मन का मतलब ग्लोबल वार्मिंग। क्या? ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोरल ब्लीचिंग मतलब कि प्रवाल विरंजन की घटना देखने को मिल रही है। ठीक है, जो कोरल समूह जो काफी रंग बिरंगे जो होते हैं समुद्र के नीचे, ठीक, वह जो है अपना कलर खोते हैं और किस कलर में आ जाते हैं? वह सफेद होने लगते हैं। ठीक, तो यह जो इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल भित्ति कोरल रीफ के महत्व को स्पष्ट नहीं करता है? ठीक है, तो जैसे कोरल रीफ की जो इंपॉर्टेंस है वह इसमें से कौन सा जो है वो उसको जो है नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। इनसे लोगों को रोजगार मिलता है, बात सही है। ठीक है, कोरल से जो है वो रोजगार मिलता है, क्योंकि बहुत जो है वो कोरल जो है वो लोग देखने के लिए भी जो है वो जो सी ड्राइव वगैरह करते हैं उनके साथ लोग जो है इसको विजिट करने जाते हैं। तो टूरिज्म का एक मुख्य साधन है, उससे जो है रोजगार भी मिलता है। इनसे भवन सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल की आपूर्ति होती है। ठीक है, ये भी बात सही है, क्योंकि जो कोरल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के स्पेशली बने होते हैं, तो अगर उनको जो है लाया जाए तो उनसे जो है
और बिल्डिंग मटेरियल भी बनता है। ये तूफानों से तट रेखा की रक्षा करते हैं, ये भी बात सही है। ठीक, ये लिखा है कि ये भूकंपों से समुदायों की रक्षा करते हैं। ठीक है, भूकंपों से समुदाय की रक्षा करने में कोरल रीफ का कोई योगदान नहीं होता है, तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या, कि ये भूकंपों से समुदायों की रक्षा करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। सूर्याभिताप, ठीक है, सूर्याभिताप जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। तो सूर्याभिताप का मतलब है सोलर इंसुलेशन। अब बात आती है कि सोलर इंसुलेशन होता क्या है। सोलर इंसोलेशन होता क्या है, ठीक है। तो सोलर इंसुलेशन मतलब कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, ठीक है, कितनी किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, वह कहलाता है सोलर इंसुलेशन। ठीक है, तो सूर्याभिताप जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, ये बात सही है। सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ये भी बात सही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है कि सूर्य की ऊर्जा लेकर जल की उपस्थिति में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। ठीक, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या भी है। ठीक, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB, ये MAB जो है वो यूनेस्को का प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, तो जो भी जयमंडल है उसमें उनके साथ आदमी, ठीक, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जंगलों में बहुत सारी ह्यूमन कम्युनिटी रहते हैं, जिसको ट्राइब्स बोलते हैं, बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं। तो ये जो ट्राइब्स हैं जो जंगलों में रहती हैं, उसके साथ जंगल का ये जो ताना बाना है, उसको जो है मैन एंड बायोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है 1971 में, 1971 में। ठीक है, तो 1971 में मैप का कॉन्सेप्ट आता है। किसका, मैप का कॉन्सेप्ट आता है, ये याद रखिएगा। ठीक, और इसमें इसके तहत अगर भारत में बात किया जाए कि मैप मैप मतलब कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत जो है कितने कितने जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो यूनेस्को द्वारा डेजिग्नेटेड हैं, ठीक, मैप के अंतर्गत आते हैं। तो उनकी संख्या वर्तमान में अभी जो है वो 18 है। क्या है, इनकी जो संख्या है वो है 18। तो ये चीज याद रखना है, 18 का जो है नाम याद रखना है और किस राज्य में है ये भी याद रखना है। ठीक है, तो अगर इनकी बात किया जाए तो कोल डिजर्ट हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, दिब्रू शेखोवा और मानस ये दोनों जो है वो असम में है, नोकरेक मेघालय में है, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, सुंदरबन की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा में है, ग्रेट निकोबार यहाँ पे देख लीजिए ये अंडमान निकोबार में है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, नीलगिरी नीलगिरी आपको तमिलनाडु में मिलेगा, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, अगस्ता मलाई जो है वो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ठीक है, कच्छ गुजरात में, और इधर बात कर लें MP में तो पन्ना, पंचमढ़ी और अचनकमार अमरकंटक। ठीक है, ये MP के हो गए। तो इस तरीके से जो टोटल 18 मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें ये बात करें कि इनको जो है कब ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का डिजिग्नेशन मिला उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1986 में नीलगिरी बना था। ठीक है, और नीलगिरी, ठीक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नीलगिरी वाला क्षेत्र। तो नीलगिरी जो है वो 3 स्टेट को कवर करता है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसकी जो एरिया है 5520 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, और यूनेस्को द्वारा MAB में ये कब शामिल होता है, 1986 में। कब, 1986 में। दूसरे नंबर पे नंदा देवी जो उत्तराखंड में है और इसकी एरिया जो है 5860.69 स्क्वायर किलोमीटर है और यह 1988 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। नोकरेक मेघालय में है। ठीक है, ये नोकरेक आप देख सकते हैं, ये नोकरेक है मेघालय में और ये है 820 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला और 1988 में इसको जो है यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 885 स्क्वायर किलोमीटर फैला है और 1989 में इसको जो है मैप के अंतर्गत लाया गया था। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है 10,500
10,500 स्क्वायर किलोमीटर फैला है और 1989 में जो है इसकी स्थापना होती है। मानस की बात करें तो मानस जो है वो असम में है और 2837 स्क्वायर किलोमीटर फैला है और 1989 में इसकी स्थापना होती है। सातवां है सुंदरबन। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में, इसकी एरिया है 9,630 स्क्वायर मीटर और 1989 में जो है मैप घोषित किया जाता है। सिमलीपाल उड़ीसा में है और 4374 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और इसको मैप की डेजिग्नेशन 1994 में मिलता है। डिब्रू सैखोवा की बात करें, ये भी असम में है, ठीक है। तो असम में मानस छठे नंबर पे, ये देखिए 9वें नंबर पे क्या है, डिब्रू सैखोवा, ये है 765 स्क्वायर किलोमीटर में फैला और 1997 में इसको डेजिग्नेशन मैप का मिला था। 10वें नंबर पे दिहांग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और 5,111.50 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। 1998 में जो है बायोस्फीयर रिजर्व बना था। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में 4,926 स्क्वायर किलोमीटर फैला। 1999 में जो है यह बायोस्फीयर रिजर्व बना। कंचनजंगा सिक्किम में है और यह जो है इसकी जो एरिया है 2,619.92 स्क्वायर किलोमीटर है। ये 2000 में जो है बायोस्फीयर रिजर्व में। अगस्त मलाई केरल में है 1828 स्क्वायर किलोमीटर फैला है। 2001 में जो है यह बायोस्फीयर रिजर्व बना। अचन कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। 3,835.51 स्क्वायर किलोमीटर फैला है और 2005 में यह जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। कच्छ का रण गुजरात में है, 12,454 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और 2008 में जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में, कोल्ड डिजर्ट को याद रखिएगा, कोल्ड डिजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है और यह इसकी एरिया जो है 7,770 स्क्वायर किलोमीटर है और ये 2009 में जो है वो जैवमंडल रिजर्व घोषित होता है। शेषाचलम पहाड़ियां जो है आंध्र प्रदेश में, ये 4,755.97 स्क्वायर किलोमीटर है। 2010 में इसको डेजिग्नेशन जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व का मिलता है। पन्ना की बात करें, यह मध्य प्रदेश में 2,998.98 स्क्वायर किलोमीटर और 2011 में यह बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है कब घोषित किए गए, वह जो है वर्ष दिया गया है और ध्यान रखिएगा यह यूनेस्को के द्वारा, फिर से मैं बोल रहा हूं, यूनेस्को के द्वारा यह मैप घोषित है। तो आज की डेट में भारत में यूनेस्को के द्वारा घोषित मैप मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या जो है वो 18 है, ठीक है। इन 18 के नाम और यह किस प्रदेश में है जरूर याद रखिए, भले आप एरिया भूल जाएं चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश जो है वह बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो शिकारी शिकारी जो जानवर हैं जैसे कि शेर हो गया, टाइगर हो गया, ठीक, और लोमड़ी, लकड़बग्घे, इस तरह के जो शिकारी जो जानवर हैं आपको बहुतायत मात्रा में देखने को मिलेंगे, ठीक। तो इस वजह से उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह यूपीपीसीएस 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। इसको जो है इंग्लिश में बिग गेम ऑफ लैंड भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, लैंड ऑफ बिग गेम। आगे चलते हैं। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों, लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के लंग्स के रूप में, फेफड़े के रूप में कौन सा जंगल जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है अमेजन वर्षा वन, ठीक। तो जो अमेजन के जो घने जंगल हैं, जो वर्षा वन है, जो रेन फॉरेस्ट है, उनको उनको पृथ्वी का फेफड़ा या लंग्स की संज्ञा दी जाती है। ऐसा क्यों दिया जाता है? क्योंकि लगभग 20% पृथ्वी के ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है इन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, मतलब कि जो वर्षा वन है, अमेजन के जो वर्षा वन है, उनसे इसकी पूर्ति होती है, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा जो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधों के द्वारा जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है और उसके बदले में पौधे जो है वो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो कंट्रीब्यूट किया जाता है अमेजन जंगलों के द्वारा वह जो है वो 20% है और एक बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, ठीक है, अवशोषण करते हैं। और इस वजह से अमेजन के जो वर्षा वन है, अमेजन के जो रेन फॉरेस्ट हैं, उनको
कार्बन सिंक भी बोला जाता है। बहुत बड़ा, पृथ्वी का बहुत बड़ा कार्बन कार्बन सिंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन सिंक। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन सिंक किन्हें कहते हैं, ठीक, तो जो जो पृथ्वी पे मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, वो कार्बन सिंक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एब्जॉर्प्शन करते हैं, इस वजह से इनको कार्बन सिंक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में अमेजन वर्षावन है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय बनी रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी जातियों को क्या कहते हैं? ऐसी जातियां जो है वो की स्टोन स्पीसीज कहलाती हैं, ठीक है, या मूलाधार जातियां कहलाती हैं। ठीक, इन्हीं पर जो है वो पूरी उसकी जो कम्युनिटी होती है वो डिपेंड करती है। ठीक, अगर ये की स्टोन स्पीसीज मतलब किसी भी इकोसिस्टम की जो ये जो स्पीसीज है अगर डिस्टर्ब हुई तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, कोलैप्स हो जाता है। ठीक, तो अगर मैं की स्टोन स्पीसीज की बात करूं तो जंगल में जो टाइगर है, टाइगर जो है की स्टोन स्पीसीज है। अगर टाइगर विलुप्त हो गए तो जो जंगल का जो इकोसिस्टम है वो पूरा जो है वो तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से जो है वो सेव टाइगर मुहिम चल रही है। आगे बात करें, अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो मॉलिक्यूल दिए गए हैं, ठीक है, इन मॉलिक्यूल में सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल आया, फिर बाद में कौन सा आया और फिर लास्ट में कौन आया। ठीक है, तो देखिए एक चीज जो है हमें जो है एकदम क्लियर करके आना है कि आदिम मतलब कि प्राचीन मतलब कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म वाले जो मॉलिक्यूल होंगे, जो अणु होंगे, वो आए होंगे। फिर उनमें जो है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई होगी और जो बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो मॉडर्न डे में आएंगे। ठीक, तो इसी क्रम में आपसे पूछा जा रहा है कि अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, उन्हें आने का क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल्स और एमिनो एसिड दिया गया है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? मीथेन का फार्मूला CH4। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड क्या होगा? HCN। नाइट्राइल्स क्या होगा? नाइट्राइल्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के साइनाइड्स, उनको नाइट्राइल्स बोलते हैं। इनको जो है RCN से रिप्रेजेंट किया जाता है। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड ये जो हो गए अमीनो एसिड हो गए। ठीक है, CH। अमीनो एसिड को मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं यहाँ पे। R ये हाइड्रोकार्बन समूह होगा। ठीक है, CHCOOH एंड इधर NH2 एमीन ग्रुप। ठीक है, तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक, तो आप देखो कॉम्प्लेक्सिटी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन सा दिख रहा है? CH4 मीथेन। उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ? हाइड्रोजन साइनाइड। उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या? क्योंकि देखो यहाँ पे तो साइनाइड तो है ही, अब यहाँ पे केवल हाइड्रोजन है हाइड्रोजन साइनाइड में, और यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिल कोई जो है हाइड्रोकार्बन की एक चेन जुड़ी होगी, वो नाइट्राइल्स कहलाते हैं। तो HCN से और कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? नाइट्राइल्स हो गया। और इस नाइट्राइल से कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? ये हो गया क्या? अमीनो एसिड। ठीक, तो ये क्रम होना चाहिए। तो हमारा जो सही उत्तर क्या होगा? मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल्स और अमीनो एसिड। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किस्टोथर्म पौधे वे हैं जो बहुत कम तापमान पर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो वेरी लो टेम्परेचर पे ग्रो करने वाले प्लांट्स को किस्टोथर्म पौधे कहा जाता है। वह विदेशज अपतृण जिसने, ठीक है, जिसने भारत को मिलाकर विश्व के 5 देशों में खेती, पशु और मानव को प्रभावित किया तथा इतना खतरनाक हो गया कि भारत में हाल ही में उसके प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी और यह जाना जाता है। ठीक है, तो उस
उस जो है वो ईवे मतलब कि जो फॉरेन स्पीसीज है उस फॉरेन प्लांट का नाम बताना है जिसने जो है वह अपने देश में और अपने देश के साथ में जो 5 अन्य देश हैं उनमें जो उसने जो है इन्वेड किया और वह इतना फास्ट ग्रो करता है कि दूसरे जो फसली पौधे होते हैं उनको जो है ग्रो करने ही नहीं देता है। ठीक है, तो उस पौधे का जो है उस खरपतवार का नाम आपको बताना है कि आखिर वह विदेशी पौधा जो है वो है कौन। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है वहां पे जो सही उत्तर है वो है पार्थेनियम। ठीक, पार्थेनियम क्या है? पार्थेनियम। इसको जो है वो कांग्रेस ग्रास भी बोला जाता है, कांग्रेस ग्रास भी बोला जाता है और पार्थेनियम गाजर घास भी बोलते हैं। अगर आप लोग जो है सड़क किनारे देखेंगे तो ये जो है अनायास जो है उगी हुई मिलेगी। ठीक, और इसका प्रकोप इतना ज्यादा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वह ग्राउंड वाटर को भी जो एब्जॉर्ब करती है, तो ग्राउंड वाटर के लिए भी ये समस्या है और प्लस जो फसली पौधे हैं उनके लिए भी ये जो है पार्थेनियम हानिकारक है। ठीक, तो कुल मिला के ये जो पार्थेनियम है पूरे क्रॉप इकोसिस्टम को जो है तबाह किए हुए है। तो इसी वजह से जो है हाल फिलहाल में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी कि इसका जो है निपटारा कैसे किया जाए। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही उत्तर है। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो सी वीड्स होते हैं, ठीक है, सी वीड्स, ठीक, सी वीड्स, तो जो समुद्री खरपतवार हैं उनसे क्या प्राप्त होता है? तो उनसे प्राप्त होता है आयोडीन। ठीक है, तो ये जो समुद्री खरपतवार है आप लोगों ने जो है सुना होगा, ठीक, कि जो आयोडीन है वो समुद्री खरपतवारों से मिलता है। आपको बताना है कि यह जो समुद्री खरपतवार है वह कौन सा समुद्री खरपतवार है जिससे जो है आयोडीन की प्राप्ति होती है। इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे जो लिखा गया है कि समुद्री खरपतवार, एक्चुअली में वह जो है वह शैवाल होता है। क्या होता है? शैवाल। तो वह कौन सा शैवाल है, समुद्री शैवाल, जिससे जो है आयोडीन की प्राप्ति होती है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। भारत सरकार सी बकथोर्न, ठीक है, तो भारत सरकार सी बकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही इस पादप का क्या महत्व है? ठीक है, तो आपको जो है इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मौसलीकरण को रोकता है। ठीक, ये जो है सी बकथोर्न का प्लांट है और इसके फ्रूट्स को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो ऑप्शन में जो पहला स्टेटमेंट वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट, यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है, ये भी सही है। बायोडीजल की प्राप्ति जो है सी बकथ्रोन से की भी जाती है। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में, ठीक है, आप जम्मू कश्मीर क्षेत्र लद्दाख में जाइए तो आप जो है सी बकथ्रोन के जो है पौधों को पा सकते हैं। ठीक है, तो तुंगता ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये जो है कम तापमान वाले जगहों पे जो है वो ग्रो कर जाता है। और अभी हम लोगों ने एक प्रश्न भी पढ़ा था कि ऐसे पौधे जो कम तापमान पर ग्रो कर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, क्रिस्टोथर्म कहलाते हैं। तो ये क्रिस्टोथर्म भी है। इसकी इमारती लकड़ी उच्च वाणिज्यिक मूल्य मूल्य की होती है। तो आप देखो यार, ये जो प्लांट जो आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि जो है वो बहुत मोटा या लंबा चौड़ा होता होगा, नहीं, ये जो है वो झाड़ी के रूप में है। ठीक, ये झाड़ी के रूप में जो ये प्लांट जो है वो दिखता है। तो झाड़ियों से जो है उच्च वाणिज्यिक मूल्य की आप लकड़ी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो है गलत। ठीक है, तो झाड़ियों झाड़ी रूपी जो प्लांट होते हैं वो जो है वो टिम्बर इंडस्ट्री के लिए जो है यूजलेस होते हैं। ठीक, इमारती लकड़ी जो है आप नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। तो 1, 2, 3 इसमें है। ओके, 1, 2, सॉरी, 1, 1 एंड 3, सॉरी ये नहीं होगा, बायोडीजल वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। केवल 1 एंड 3 होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे जो है ये बायोडीजल का ये सोर्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है वो मृदा क्षरण और मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है, ये सही है। ठीक है, और इसके जो है पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल ऑर्गेनिक ओरिजिन है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से जो है जीव जंतु से प्राप्त होता है या जीव जंतु से बना है। ठीक, तो दिए गए ऑप्शन में कोरल। ठीक है, जो कोरल है एक तरीके का सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है सिलेंट्रेटा समूह और एल्गी का। ठीक है,
तो ये जो है वो जीव जंतु का सोर्स है जो मूंगा बनता है, ठीक है, कोरल। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है। निम्नलिखित में से कौन से एक मद समूह सिर्फ जैव निम्नीकरणीय मदे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा समूह है जो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, मतलब कि बैक्टीरिया फंगस के द्वारा जो है उनका डिग्रेड किया जा सकता है, ठीक। तो कास्ट घास प्लास्टिक, यहाँ पे प्लास्टिक का जो है डिग्रेडेशन संभव नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। कास्ट घास चर्म ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। फलों के छिलके, नींबू का रस, चीनी मिट्टी का प्याला यहाँ पे आएगा, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। नींबू का रस, घास, पॉलीस्टाइरीन का प्याला, ये भी जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है, मतलब कि ऐसी फसल का नाम बताना है कि जिसमें जल दक्षता जो है वो बहुत कम हो, ठीक। तो दिए गए ऑप्शन में साफ दिख रहा है सुगर कैन, ठीक। तो जो गन्ने की जो फसल होती है वह जो है वाटर एफिशिएंट नहीं होती है, इसको ज्यादा जो है पानी का यूज करती है। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी है, ठीक है। तो किनके जो है सहजीवी सहचर ही आपको बताना है। सिंपल सी बात है कि लाइकेन जो है किसका सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, तो ये है शैवाल और कवक का, ठीक है। तो एल्गी और फंगस का जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है लाइकेन में। निम्नलिखित समूह में से किसमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। ये जो है वो जंतु समूह है या प्लांट समूह है, आपको बताना है कि कौन जो है सहजीवता को दिखाते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को दिखाते हैं। और सहजीवता होती क्या है, सहजीवता ये होती है कि इसमें दोनों पार्टनर को जो है वो एक दूसरे से फायदा होता है, ठीक है। ये जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहलाती है, सहजीवता कहलाती है। तो निडेरिया समूह हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे जो है वो सहजीवता को दिखाते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा 1, 2, 3, ठीक। ये आईएएस प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है, ठीक। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो आप इसमें से देखो कि कौन इसमें जो है वो प्लांट है, ठीक है। और प्लांट में कौन ग्रीन प्लांट है, क्योंकि ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को जो है वो सही से करते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है क्लोरेला, ठीक है। तो क्लोरेला है क्या, क्लोरेला जो है वो शैवाल है, क्या है, शैवाल है। और शैवाल जो है वो प्लांट में आते हैं। तो क्लोरेला जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के तहत जो है सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। क्लोरेला की एक और खासियत ध्यान में रखिएगा, क्लोरेला प्लांट का जो जो यूज होता है वो अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं वह अपने जो है भोजन के रूप में करते हैं, क्योंकि क्लोरेला जो है वह प्रोटीन का रिच सोर्स होता है, ठीक है। किसका रिच सोर्स होता है, प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। और जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं अपने कैबिन में ऑक्सीजन की मात्रा को बरकरार रखने के लिए जो है ये प्लांट रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है के दौरान यह जो है ऑक्सीजन वो लिबरेट करता है, और वह जो है उनके कैबिन में जो है ऑक्सीजन की मात्रा को भी बनाए रखता है, ठीक है। तो भोजन और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को भी मेंटेन रखने का काम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो इस प्रकार जो है क्लोरेला काफी इंपॉर्टेंट है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि जो डिफरेंट दो इकोसिस्टम है, ठीक है, एक इकोसिस्टम आप ये मान लीजिए, दूसरा इकोसिस्टम ये मान लीजिए, ठीक है। इसमें ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो ट्रांजिशन वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, ठीक। तो ये कहलाता है इकोटोन, क्या कहलाएगा, इकोटोन कहलाएगा, ठीक है, इकोटोन कहलाएगा। तो इकोटोन जो है सही उत्तर है ऑप्शन डी। बायोस्फीयर की परिभाषा है, ठीक है। तो आपको जो है बायोस्फीयर की परिभाषा बताना है। तो बायोस्फीयर क्या है, पृथ्वी तथा इसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। जीव से मतलब प्लांट और एनिमल दोनों, फ्लोरा एंड फौना पूरी सबकी बात की जाती है। तो अगर आप इसको पृथ्वी मान लीजिए तो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल सब जगह जो भी जीव जंतुओं का समूह है, ठीक है, जिसमें प्लांट एनिमल सब आए, वह पूरा जो है बायोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा।
यह पर्यावरण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, जिसमें खास तौर से हम लोगों ने जो है जैवमंडल और बायोम से संबंधित प्रश्नों को डील किया। यह वीडियो कैसा लगा? और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि इस पर्यावरण की सीरीज में जो है इससे संबंधित और जो चैप्टर हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हाल फिलहाल के वर्षों में, भले वो जो है यूपीएससी हो, चाहे राजस्थान पीएससी हो, एमपी पीएससी हो, उत्तराखंड पीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस या आरओ, ठीक, उन सारे क्वेश्चंस का जो है हम समावेश करेंगे, जिससे आप तैयारी ऐसे करके जाइए कि आपके एग्जाम में किसी भी तरीके का प्रश्न आए उनको आप डील कर सकें। ठीक है, तो इस वजह से जो डिफरेंट स्टेट हैं या जो यूपीएससी है उनके भी प्रश्नों को जो है देखना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से जो है इस सीरीज में मैंने हर तरीके के प्रश्नों का जो है समावेश किया है, और हर एक प्रश्न की जो एक्सप्लेनेशन, संक्षिप्त जो व्याख्या हो सकती है, उसको भी मैंने देने की कोशिश की है। ठीक है, अगर कहीं पे त्रुटि हो गई होगी, ठीक, बोलते समय जो है अगर गलत वर्ड्स निकल गए होंगे, मिस्टेक हो गई, तो प्लीज आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, उसको मैं जो है वो सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक, एक और चीज, ये जो आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।